नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो बहुजन समाज पार्टी छोड़कर एआईएम के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े पूर्व विधायक शाह आलम और गुड्डू जमाली ने एक बार फिर से बसपा का दामन थाम लिया है। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने उन्हें आजमगढ़ लोकसभा सीट से उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया है और अब उपचुनाव में वह आजमगढ़ सीट से बसपा का झंडा बुलंद करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि करहल से विधायक बनने के बाद अखिलेश यादव ने हाल ही में आजमगढ़ से सांसदी छोड़ दी थी। अब ऐसे में यहाँ लोकसभा उपचुनाव होना है तो तारीखों की घोषणा तो अभी नहीं हुई है, लेकिन बसपा प्रमुख मायावती ने यहां से बड़ा दांव खेल दिया है। आपको बता दें कि ऐसे में अब आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव दिलचस्प होने के आसार हैं। कारण यह है कि विधानसभा चुनाव में जिले की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत दर्ज हुई थी। तो इसी को लेकर अब मायावती ने एक बड़ा दांव खेला है और बड़ा दांव खेलते हुए आपको बता दें कि एआईएमआईएम से गुड्डू जमाली को वापस बुलाकर उन्हें यहां से लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर एक बड़ा तोहफा दिया है, क्योंकि गुड्डू जमाली ही वो प्रत्याशी हैं जिन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के 100 प्रत्याशियों में से अपनी जो गुड्डू जमाली ही वो प्रत्याशी है जिन्होंने जमानत बचा पाई थी। बाकी 99 जमानत तक नहीं बचा पाए थे, क्योंकि गुड्डू जमाली की अगर बात की जाए तो 2012 में भी विधायक रहे बसपा से और 2017 में भी बसपा से विधायक रहे, लेकिन इसके बाद उनका टिकट काट दिया गया। तो बसपा से टिकट कटने के बाद गुड्डू जमाली ने अपने वर्चस्व के दम पर 2022 विधानसभा चुनाव लड़ा और इस बार उन्होंने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम चुनी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा, चौथे नंबर पर रहे। लेकिन इस बार मायावती ने एक बड़ा दांव खेला है और गुड्डू जमाली को आजमगढ़ उपचुनाव में अपनी पार्टी से उतार दिया है। तो अखिलेश यादव के साथ साथ यहां पर आपको बता दें कि बीजेपी और साथ ही एआईएमआईएम के भी कहीं ना कहीं एक तरीके से तमाचा पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से गुड्डू जमाली की जो छवि है वो एक बीएसपी नेता के तौर पर थी, उनका जो वोट बैंक था वो बीएसपी के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक था, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में उन्हें नहीं उतारा गया और उसके बाद बसपा ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया है। हालांकि अखिलेश यादव ने अभी हाल ही फिलहाल में लोकसभा से इस्तीफा दिया है। उन्होंने विधानसभा में रहने की घोषणा की थी और विधानसभा से वो विधायक चुने गए, लेकिन अब गुड्डू जमाली, शाह आलम और गुड्डू जमाली को लोकसभा के लिए टिकट दिया है मायावती ने। बड़ा दांव खेला है मायावती ने। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद से आपको बता दें कि यहाँ पर उपचुनाव होना और उपचुनाव में सबसे पहले और सबसे बड़ा दांव अगर देखा जाए अभी तक तो मायावती ने खेला है और मायावती ने दांव खेलते हुए यहाँ पर गुड्डू जमाली, शाह आलम को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है लोकसभा के लिए और सबसे पहले मायावती ने ही ये दांव खेला है। तो गुड्डू जमाली या शाह आलम कह लें, ये वही प्रत्याशी हैं, वही हैं जिन्होंने अगर बात की जाए तो एआईएमआईएम से 100 प्रत्याशी उतारे गए थे और उन्होंने सिर्फ अपनी जमानत बचा पाई थी। और जमानत भी इसलिए बचा पाई थी क्योंकि उन्होंने एआईएम के वजूद पे अब नहीं जमानत बचा पाई थी। उनका जो बैकग्राउंड था, 2012 से वो विधायक रहे और 2017 से भी विधायक रहे। फिलहाल आज इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, परिचय करा देते हैं आपका। फरहत अली खान साहब हमारे साथ, अध्यक्ष मुस्लिम महासंघ के मौजूद हैं। निशान ठाकुर जी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है। सर्वेश्वर पाठक जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर्वेश्वर पाठक जी, शुरुआत आपसे ही कर लेता हूँ। गुड्डू जमाली या शाह आलम कह लें, ये वही हैं जो 4 दिनों पहले दूसरी पार्टी से प्रत्याशी थे, दूसरे चुनाव के लिए प्रत्याशी थे और अब दूसरी पार्टी से प्रत्याशी है और दूसरे चुनाव के लिए प्रत्याशी हैं।
सर्वेश्वर पाठक जी आवाज पहुंच रही है अब तक? चलिए फरहत अली खान साहब जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मुझे देखिए बिल्कुल मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश करने की गई है बसपा के द्वारा, क्योंकि गुड्डू जमाली को 2022 विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया, एआईएमएम की तरफ उन्हें रुख करना पड़ गया। लेकिन अब उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं हम अब रुख कर लेते हैं गुड्डू जमाली साहब का, तो एक सीट अगर अखिलेश यादव को तमाचा मार देंगे या ओवैसी साहब को तमाचा मार देंगे तो कहीं ना कहीं हम यूपी की राजनीति में स्थापित हो जाएंगे। जी देखिए, ये गुड्डू जमाली जैसे लोग होते हैं, ये जो एक तरीके से जनता को धोखा देने वाले लोग होते हैं। जैसे अब राजनीति में अगर इतने जल्दी जल्दी चेहरे बदलेंगे, जल्दी जल्दी पार्टियां बदलेंगे, तो मुझे ऐसा लगेगा कि बहरूपिया बना है। अब जनता अवाम इनको पूरे तरीके से पहचान चुकी है। कितना भरोसा करेंगे? कल भाजपा और बसपा और सपा को बुरा कह रहे थे, आज उसी बात बसपा के हाथी पर आप सवारी कर रहे हैं। अरे आप थोड़ा सा वेट कर लेते। अगर आप ईमानदार थे, मायावती जी ईमानदार नहीं थी, तो लाजमी सी बात है कि आपको बसपा को सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि 2 बार आप बसपा से ही विधायक चुने गए थे। लेकिन क्योंकि आप चेहरे बदलते हैं, झूठे हैं, इससे खाली बसपा का चरित्र नहीं जाहिर होता, इससे मुसलमानों का भी चरित्र जाहिर होता है कि मुसलमान को जो लालच देगा, जो सीट देगा, ये उस तरफ तो चले जाएंगे, चाहे जीते या नहीं जीते। तो इस तरीके के जो चेहरे हैं, चाल है, चरित्र है, इससे गुड्डू जमाली जैसे नाम निहाद मुसलमान को परहेज करना चाहिए। क्योंकि आप जैसे लोगों के अगर चेहरे पर, आप जैसे लोगों की अगर शख्सियत पर मुसलमान भरोसा करता है और आप उसका वोट कभी इधर रख देते हैं, कभी उधर रख देते हैं। एमआईएम एक पार्टी, अच्छी पार्टी थी, आपने उसकी जमानत बचा ली। आपने नहीं बचाई, बल्कि ओवैसी खुद अपने आप में सक्षम व्यक्ति हैं। मैं उनकी काबिलियत को, उनकी नेतागिरी को जो है वो बहुत ज्यादा। फरहत अली खान साहब, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आप कह रहे हैं वैसे इतने सक्षम है, वैसे अगर सक्षम होते तो 99 में से 1-2 तो और बचा लेते। चलिए निशान ठाकुर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। निशान ठाकुर साहब, निशान जी आवाज पहुंच रही क्या आप तक? चलिए निशान जी जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। इसी भी सर्वेश्वर पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश्वर पाठक जी आवाज पहुंच रही है अब तक? ने वोट नहीं दिया जी हाँ, मुसलमानों ने को वोट नहीं दिया। जी अगर जी निशान जी, तो स्वयं आप या किसी को समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों पर चुनाव लड़ेगी और अपने तरीके से अपनी नीतियों को लेकर जनता के बीच जाएगी। वैसी प्रत्याशी हो चुनाव में, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा, जनता जो आदेश करेगी उसको स्वीकार किया जाएगा। चलिए लौटेंगे आपके पास। सर्वेश्वर पाठक जी को भी ले लेते हैं डिबेट में। सर्वेश्वर पाठक जी, गुड्डू जमाली वही प्रत्याशी हैं, एआईएम के वही प्रत्याशी हैं जिन्होंने 99 तो जमानत नहीं बचा पाए, लेकिन एक जो गुड्डू जमाली थे उन्होंने अपनी जमानत तो बचा ली। लेकिन वो चुनाव दूसरा था, वो पार्टी दूसरी थी। अभी चंद क्षण ही हुए हैं अगर कह लें तो, महीने भी नहीं हुए हैं, चंद क्षण ही हुए हैं। और अब लोकसभा चुनाव है, दूसरा चुनाव है और पार्टी भी दूसरी है, लेकिन गुड्डू जमाली वही है। तो ऐसे में किस पर भरोसा किया जाए? ऐसे कैंडिडेट को भरोसा ही नहीं करना चाहिए। मायावती ने कर लिया। मौसम, अब कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। मायावती जी एकदम से खत्म हो चुकी है, तो वो चाहती है कि एन केन प्रकारेण किया जाए। देखिए अलीगढ़ में जो समीकरण है उसमें मुस्लिम मतदाता भी अधिक संख्या में है। वहां पे 10 से 15% जाट मतदाता का भी वोट है। अभी हमने देखा था कि पहले फेज में ही अलीगढ़ में चुनाव हुए थे और 7 सीट थे और सारे सपा के मतलब गए हैं। तो मायावती ने वही सोच समझ के चाल चली है। लेकिन देखिए वहां की जनता को ऐसे कैंडिडेट को जरूर सबक सिखाना चाहिए। ऐसा ही एक कैंडिडेट बीजेपी छोड़ के आया था, बहुत हो हंगामा मचाया था, आप हम सब जानते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य। उसको प्रदेश की जनता ने अच्छा खासा मजा चखाया। तो ऐसे जो गुड्डू जैसे कैंडिडेट को
अगर बीएसपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है तो इसको वहां की जनता को सोचना समझना चाहिए और उसका निर्णायक वोट देके उसे मजा चखाना चाहिए। नहीं, जनता ने तो जब वो एआईएम की टिकट पर लड़े थे चुनाव 2022 में, अभी भी हाल ही फिलहाल में चौथा नंबर रहा था, लेकिन मायावती को ऐसा क्या कुछ सूझा कि उन्होंने उन पर भरोसा जताया कि भैया आप एआईएम में कुछ नहीं हुआ, आप लौट आओ हमारी पार्टी में, हम आपको टिकट दे रहे हैं, आप हमारी टिकट से चुनाव लड़ो और जीत दिलवाओ। देखिए प्रियव्रत जी, आपके साथ मैं कितनी बार डिबेट में बैठ चुका हूँ। मेरा एक ही कहना है और हर बार यही चीज मैं दोहराता हूँ। देखिए जितनी भी क्षत्रिय पार्टी आई हैं उनका दो ही फैक्टर है चुनाव जीतने का, हिंदू को डिवाइड करो और मुस्लिम वोट बैंक को अपने में शामिल करो। वही काम अखिलेश यादव करते हैं, वही काम मायावती भी करती आई है। उन्होंने दलित के नाम की माला जबकि अरबों की संपत्ति इकट्ठा कर ली, लेकिन बाकी के जो दलित आज भी दलित है उनकी समस्या वही की वही है। उनको वो समस्या आरक्षण का लाभ उन महादलितों को अभी भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि न उनको कोई बताने वाला है न पढ़ाने वाला है। रही बात मुस्लिम वोट बैंक की, तो मुस्लिम वोट बैंक का ये दोनों पार्टी, इनमें कांग्रेस भी शामिल है प्रदेश की राजनीति में देखे तो, और ओवैसी उसी मुस्लिम वोट बैंक के दम पे ही उसने केवल 100 सीटों पे चुनाव लड़ा था, और जहां पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र था उसी एरिया में उसने चुनाव लड़ा। और आपको हमको सबको पता है कि मुस्लिमों का एक मत होता है, वो एकजुट होते हैं। वो चुनाव में देखते हैं कि कौन सी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए सक्षम है, और उस पार्टी में मिलके और बीजेपी के अगेंस्ट वोट करते हैं। चाहे वो बीजेपी के दिए हुए जितने भी पॉलिसी के बेनिफिट्स हो, उनको सारी कुछ मिलती है, क्योंकि प्रदेश की जनता है, वो भी भारत की जनता है, प्रदेश की जनता है, तो उनको भी जो योजनाएं सरकार की है लाभ तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उनकी पार्टी कोई और है, तो ये डिफरेंट चीजें हैं। चलिए लौटेंगे आपके पास फरहद अली खान साहब के पास आपके तमाम सवालों के जवाब है। फरहद अली खान साहब, आप पे तमाम आरोप लग गए, क्या आप मिलके, आपका मोटो ये होता है, आपके जो मुस्लिम होते हैं उनका मोटो सिर्फ यही होता है कि उन्हें बीजेपी को हराना है। हालांकि सारी सुविधाएं उन्हें मिलती हैं, तमाम चीज़ों जो भी सरकार की योजनाएं होती हैं वो आप सभी को मिलती हैं, लेकिन आपका सिर्फ मोटो यही रहता है कि बीजेपी को हराना। मुझे जवाब देना है इसका? जी जी जी, मैं एक बात बताता चलूं, जो भाई ने मेरी बात कही इसको मैं ईमानदारी के साथ कबूल करता हूं कि इन्होंने कि जो सुविधाएं मिली, जो संसाधन मिले, उसका लाभ तो लेते हैं और कहलाते हैं हम मुसलमान, मतलब मुस्लिम ईमान, सालिम ईमान। लेकिन जो हमें देता है हम उनको उसका बदला ना तो सम्मान के तौर पे देते हैं, ना एहसान के तौर पे देते हैं, और ना ही मतदान के तौर पे देते हैं। इसलिए हमें सच्ची नजर से देखा जाता है। मैं रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और यहाँ पर भी उपचुनाव होगा, क्योंकि यहाँ पर एक आजम खान नामी मुलजिम जो इस वक्त में जेल में है वो चुनाव लड़ेगा। यहाँ पर भी लोगों ने, बहुत भाजपा वालों ने कोशिश की कि मुसलमान, क्योंकि मुख्ताराबाद तकवी भी यहीं से आते हैं, यहीं के मतदाता हैं, कि मुसलमान जो है ये बाहुल्य क्षेत्र है, रामपुर जैसा आजमगढ़ भी है, तो यहाँ पर मुसलमान उधर को परिवर्तित हो। उसने लाभ तो लिया, उसने सारी सुविधाएं तो ली, लेकिन मतदान करते वक्त वो मुसलमान हो गया। मतदान करते वक्त ना तो वो इंसान बना, ना उसका ईमान शामिल रहा। तो मैं बड़े भाई की जो बात थी मैं उसको बखूबी स्वीकार करता हूँ, बड़ी मजबूती के साथ स्वीकार करता हूँ। अब हम लोगों को ईमानदार बनने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम राशन ले रहे हैं, अगर हम घर पर सच ले रहे हैं, अगर हम स्वास्थ्य योजनाओं में लाभ ले रहे हैं, अगर हम अपने बच्चों को अच्छी स्कॉलरशिप ले रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी या जो इस वक्त मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ की है वो दे रही है, तो मुसलमानों को भी ईमानदार अपना मतदान, अपना विश्वास, अपना सम्मान पार्टी को देना ही पड़ेगा। हमें अच्छे बनने के लिए जरूरी नहीं होता कि हम मतदान ही करें, हमें अच्छे बनने के लिए ये भी जरूरी होता है कि
कि हम एक दूसरे का सम्मान करें। और इसी सम्मान के बल पर मैं आपको बताते चलूं कि रामपुर में अगर अब से चुनाव होगा, आजम खान यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें रामपुर का मुसलमान नकार देगा। आजम खान की वो आजमगढ़ के भी मैं लोगों से अपील करूंगा कि गुड्डू जमाली जैसे लोगों के चेहरों को पहचान लो। अब तुम्हें ईमानदार बनना है, जिन्होंने लाभ दिया है तुम्हें किसी भी तरीके की सुविधाएं दी है, उनको एहसान भी दो और उनको मतदान भी करो। चलिए ठाकुर साहब, आजमगढ़ जो है इस बार आपने क्लीन स्वीप किया है, अगर बात कर ली जाए निशान ठाकुर जी, क्लीन स्वीप किया है, लेकिन अखिलेश यादव ने वहां से इस्तीफा दे दिया जब लोकसभा से, तो इस बार गुड्डू जमाली आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती बनके उभरेंगे? फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। निशान ठाकुर जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। निशान ठाकुर जी, इस बार अगर देखा जाए तो आपने क्लीन स्वीप किया है आजमगढ़ में, लेकिन गुड्डू जमाली अब लोकसभा में आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती बनके उभरेंगे? देखिए, ये उत्तर प्रदेश हो, भारत में स्वतंत्र है। चुनाव आयोग के अनुसार गुड्डू जमाली जी हो या कोई भी साथी हो, सभी लोग चुनाव जो चाहेगा वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन बात अगर बसपा के अध्यक्ष की जाए तो अभी हाल ही में बसपा के अध्यक्ष ने कहा कि स्वयं में सभी मुस्लिमों ने अगर बसपा को वोट दिया होता तो ऐसा न होता। तो उनका जो कहने का मतलब है, उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कि अगर समाजवादी पार्टी या अन्य किसी पार्टी को ये वोट मिला है तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, और समाजवादी पार्टी के बढ़े हुए जनाधार को, बढ़े हुए विधायक को, बढ़े हुए वोटों को। लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों को लेकर चुनाव में आएगी जैसे आई है, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी या अन्य किसी भी पार्टी के क्रूर नीतियों के खिलाफ जनता के दरबार से लगाकर सदन तक विपक्ष में बैठकर अपनी नीतियों को जन जन तक पहुंचाएगी। और यही चुनाव में हमारा आदेश रहेगा, यही समाजवादी पार्टी का रहेगा कि अपनी नीतियों के आधार पर चुनाव लड़ेगी, चाहे वो बसपा के खिलाफ हो या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो। जिसको जो निर्णय जनता स्वीकार करेगी वो निर्णय सराखों पर सरसरी रखा जाएगा। नहीं निशान ठाकुर साहब, सवाल मेरा यह था कि जिस तरीके से गुड्डू जमाली का वजूद है आजमगढ़ में, 2 बार वो विधायक रहे हैं 12 और 17 में, लेकिन इस बार उन्हें अगर बीएसपी से टिकट मिल गया होता विधानसभा में तो शायद कड़ी चुनौती कहीं देते नजर आते, और जो 5 जिले जो जहां आपने क्लीन स्वीप किया है शायद 1 जिला कम हो जाता। तो इस बार लोकसभा में कितनी बड़ी चुनौती देते हुए नजर आए गुड्डू जमाली आपको? कोई चुनौती नहीं है। समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी हो या किसी भी के खिलाफ हो, जो जनता निर्णय करेगी वो उसका स्वीकार किया जाएगा। जमाली जी हो या कोई भी अन्य, वो सब स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जो जनादेश जनता को जिसको देगी वो स्वीकार किया जाएगा। समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों पर लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी या अपनी नीतियों पर लड़ेगी, या कोई भी पार्टी हो या बसपा हो, सब अपनी नीतियों पर लड़ेगी। जिसको जनता पसंद करेगी उसको चुनाव जिताया जाएगा, उसको लोकसभा में भेजा जाएगा, उसको विधानसभा में भेजा जाएगा। चलिए, सर्वेश्वर पाठक जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद है। सर्वेश्वर पाठक जी, अगर समझने की कोशिश की जाए तो गुड्डू जमाली से अगर आज की डेट में पूछा जाए तो वो यही कहेंगे कि मैंने बीएसपी की नीतियों से प्रभावित होकर बीएसपी ज्वाइन की है, और एआईएमआईएम की नीतियों से आहत होकर उन्होंने एआईएम छोड़ी है। अगर आज की डेट में उनसे ये पूछा जाए तो ऐसे राजनेताओं का क्या वजूद है कि अब 4 दिन पहले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे ओवैसी पार्टी से, अब लोकसभा में अगर उन्हें दिख रहा कि बीएसपी अगर यूपी में मानी जाए तो भाई 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती, तो कहीं ना कहीं बीएसपी का तो जनाधार है ही ज्यादा ओवैसी से। तो अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इस बार लोकसभा में वो कड़ी टक्कर दे सकते हैं तो उन्होंने इस बार बीएसपी से उन्हें बुलाया गया वापस और बीएसपी ने उन्हें टिकट दे दिया। तो ऐसे में जमाली का क्या कुछ वजूद रह गया? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जैसी स्थिति उनकी भी होने वाली है? ये मुझसे पूछ जी रहे हैं? बिल्कुल आपसे ही। देखिए, आपने सही कहा। देखिए, अब भारतवर्ष की जनता जो है अब वो बहुत कुछ देखती है, समझती है। अगर देखिए, भारतवर्ष में 2 तरीके के मतदाता हो गए, एक बहुत ही पढ़े लिखे, एक
बीच के पढ़े लिखे और एकदम निरक्षर अनपढ़, लेकिन वो निरक्षर अनपढ़ भी सबके हाथ में मोबाइल फोन हो गया है। वो चीजें टीवी पे हम आप डिस्कशन करते हैं, उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। अब गुड्डू जमाली जी को देखिए, वो 195 करोड़ की संपत्ति है टोटल उनके पास। उनको बस पावर चाहिए कहीं ना कहीं से। बीएसपी में से 12-17 में विधायक बने, फिर पता नहीं तुरंत उन्होंने छोड़ दिया समाजवादी बीएसपी को, चले गए आईएम लहर, देखिए उधर भाग गए। चलिए अलीगढ़ की आप जातीय समीकरण को समझे। अलीगढ़ से अखिलेश यादव जी कैसे जीते थे? वहां पे मुस्लिम बहुल और यादव बहुल क्षेत्र है, और उसी का उनको अलीगढ़ शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन है, अलीगढ़ नहीं आजमगढ़ की बात चल रही थी यहाँ। सॉरी वही माफी चाहता हूँ। आजमगढ़ की भी जो आप समीकरण समझिए, आजमगढ़ में यही ये दोनों चीजें हैं, मुस्लिम बहुल और यादव बहुल, इसीलिए वहां से जीते थे अखिलेश यादव जी। और मायावती जी ने वही चाल चली कि ठीक है, यादव तो उनके वोटर्स नहीं है, लेकिन जो उनकी अपनी वोट बैंक है वो है उनका दलित फैक्टर और दूसरा मुस्लिम फैक्टर। उन दोनों को साथ ले, और गुड्डू जमाली का पहले भी जो वर्चस्व है आप देख सकते हैं कि 2 बार का एमएलए रहा है, तो उससे हम किसी तरह यहाँ सेंधमारी करके हम चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन वहां की मैं जैसे खान साहब बड़े बेबाकी से अपने बात रखते हैं, मैं उनसे बहुत प्रसन्न होता हूँ। उसी तरह वहां की जनता को समझना चाहिए कि आखिर इन जैसे नेताओं का जो चुनावी मौसम में वो जैसे बयार बहती है, वैसे पार्टियां ये बदलते रहते हैं, कभी किसी पार्टी कभी किसी पार्टी। तो आपका अपना स्टैंड क्या है, आपका अपना वजूद क्या है? तो इन चीजों को भी वहां की जनता को देखना चाहिए। देखिए उपचुनाव है, बीजेपी भी उसमें जोर लगाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे बीजेपी अगर हम पास में देखें तो आप कहोगे कि गोरखपुर से जब योगी जी ने सीट छोड़ी थी तो बीजेपी वो सीट हार गई थी, तो वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे जो मायावती जी ने जो दाव खेला है, मुझे वो नहीं लगता कि गुड्डू जमाली अगर 38,000 वोट पाए हैं या जितने भी एआईएम पार्टी के नेता के, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई कुछ नया करेंगे। और मैं आपको 34,682 वोट, 34,682 वोट जी, 34,682 वोट पाए हैं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिएगा वहां पे कांग्रेस भी मैदान में उतरेगी, वहां पे समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतरेगी, और वहां पे मुस्लिम बहुल है तो वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट वो भी उतारेंगे। और ये यहाँ पे वो नहीं देखा जाएगा कि भैया यहाँ पे जो स्टेट की संपत्ति है, बीजेपी को स्टेट की जो चुनाव है बीजेपी को कौन हरा रहा है, वहां पे मुस्लिम वोट बट सकते हैं मे भी। बिल्कुल ये तस्वीरें बहुत जल्दी साफ हो जाएंगे कि आखिर ये दांव कितना बड़ा है। निशांत ठाकुर साहब, कभी ट्रेंड हुआ करता था बुआ और बबुआ शब्द, ट्रेंड हुआ करता था एक जमाने में, लेकिन इस बार बुआ ने ही बबुआ को चुनौती दे डाली। जी, उसका जो टर्न था बहुत छोटा था बुआ बबुआ का। माफी चाहता हूँ खान साहब, मैंने आपका समय ले लिया। नहीं ठाकुर साहब, मेरा सवाल आपसे है, निशांत ठाकुर जी सवाल आपसे है कि निशांत ठाकुर जी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए फरतुल्लाह खान साहब के पास लौटेंगे। खान साहब, कभी बुआ और बबुआ ट्रेंड किया करता था, लेकिन इस बार बबुआ को चुनौती देने वाली है जो है वो बुआ ही है। देखिए बिल्कुल ठीक बात है कि बुआ और बबुआ का जो एक तालमेल बनाया था, लाजमी सी बात है कि वो पूरी तरीके से फेल था, समाज ने उसको फेल किया। अब समाजवादी में रिश्तों का तो कोई चलन होता नहीं है, क्योंकि देखें अभी मैंने टीवी पर, चूंकि हम लोग गंभीरता से नजर रखते हैं, तो हमने देखा कि शिवपाल यादव नाराज हैं, मुलायम सिंह यादव जो है वो नाराज हैं, उनकी बहू नाराज है। लाजमी सी बात है, ये नाराजगियों का खानदान है। सिर्फ इन्होंने मुसलमानों को, अब यदि मैं अपने जो विश्लेषक हैं उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि चंद तबका हायर एजुकेशनल है, कुछ तबका जो है वो एजुकेशनल है, और सबसे बड़ा
जो तबका है लगभग 90% का वो इलिटरेट है। इलिटरेट को हम धार्मिक भावनाओं से बीजेपी का डर दिखा करके, योगी जी का डर दिखा करके, मोदी जी का डर दिखा करके हम उनको उकसा देते हैं और हम उनको डरा देते हैं। वो सबका डर जाता है, उसे पता ही नहीं होता कि ये लोग हमें डरा के हमें कहाँ बेचेंगे। अब अखिलेश जी जो है वो अगर आजमगढ़ से, मैं इनके ठाकुर साहब के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके टीवी चैनल के माध्यम से, अगर वो अखिलेश यादव जी मेरी बात सुन रहे हैं या उनका कोई समर्थक सुन रहा है तो वो इस बात को समझ ले कि अगर वो आजमगढ़ वालों से हमदर्दी करते हैं तो अपनी सचनी को नहीं लाए, अपने परिवार वालों को नहीं लाए, आजमगढ़ का ही प्रत्याशी बनाए, तब जाके जो है वो हमें सुकून मिलेगा कि कम से कम सापा में जो है वो परिवारवाद खत्म हो गया है। तो गुड्डू जमाली जी के लिए एक शेर दे दूं कि आईना सामने आएगा तो सच बोलेगा, आईना सामने आएगा तो सच बोलेगा, आप चेहरे जो है वो लाख बदलते रहिए। तो जब आईना सामने, अभी चुनाव में मतदाताओं के सामने वो आईना आएगा तो गुड्डू जमाली को बता देगा कि जमानत जब्त कैसे होती है। चलिए फरहत अली खान साहब, निशान ठाकुर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने शायद आपकी बात सुनी होगी और प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, तो वो शायद आपकी बात अखिलेश यादव तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आज जिस तरीके से इस चर्चा में ये साफ हुआ कि गुड्डू जमाली जो AIMIM के प्रत्याशी थे 2022 विधानसभा चुनाव में और 100 प्रत्याशी उतारे थे, तो गुड्डू जमाली वो इकलौते प्रत्याशी थे जिन्होंने जमानत बचा पाई, अपनी 99 नहीं बचा पाए। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से मायावती ने वो जमानत बचाने के चक्कर में जो तोहफा दिया है गुड्डू जमाली को, कि उन्होंने लोकसभा से प्रत्याशी बना दिया है, अखिलेश यादव ने वहां से इस्तीफा दिया है और उसके बाद उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है आजमगढ़ से। तो फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या जनता उन पर भरोसा करती है, क्या दल बदल की राजनीति गुड्डू जमाली की कितनी कारगर साबित होती है। तो फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए NB न्यूज के साथ। नमस्कार।